Hello everyone, this is Nikita. I welcome you all to this amazing platform of Rankers Foundation channel, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो अब तक के लिए आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किया है और ट्रिगो में जितनी भी सारी थ्योरीज हैं वो सारी चीज़ें कवर किया है। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज़ हम लोग रियल लाइफ में ट्रिगोनोमेट्री को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि अच्छा आपको अगर एंगल पता है और बेस पता है तो क्या आप करिस्पॉन्डिंग हाइट निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की, पर्टिकुलर चीज़ की, है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास एक कोई बहुत बड़ी सी रिवर है, उसकी अगर मुझे विड्थ निकालनी हो तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग जो है वो लेके कोई एक मेजरमेंट लेके नहीं करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें एक या तो कोई एक पैमाना चाहिए या फिर कोई आप इजीली मेज़र कर पाओ, है ना। जैसे हम स्केल लेके नहीं उसकी जो है विड्थ को मेजर करेंगे, राइट। सिमिलरली अगर मुझे किसी भी बहुत ऊंची बिल्डिंग का हाइट निकालना हो तो फिर से ऑब्वियस सी बात है हम फिर से हाइट को बहुत वैसे यूज़ नहीं करेंगे। फिर से मुझे कोई ऐसा कोई पैमाना चाहिए सो दैट हम बहुत ईजिली उसकी हाइट को कैलकुलेट कर पाएँ, है ना। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए या इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ही हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक नाम का एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया, है ना। तो इसमें करना क्या है, हमें एक्चुअल में हमें लेंथ निकालनी होती है या फिर आप कह सकते हैं किसी चीज़ की हाइट निकालनी है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है और आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए या तो किसी चीज़ की विड्थ निकालनी हो या फिर किसी की हाइट निकालनी हो या फिर आपको विड्थ और हाइट दिया हो तो एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, है ना, या फिर कोई 2 चीज़ें पता हैं तो आप तीसरी चीज़ निकाल लोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो आपके पास एंगल है, मतलब एक तरीके से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिस्कस करते हैं 10th क्लास में सारी चीज़ें ट्रिगो में, है ना। तो बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए हम थोड़ा सा आपको बता दूँ, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन में, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो पढ़ने वाले हैं ना। तो इसमें बहुत चीज़ें, मतलब हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा एंगल निकाला होगा हम लोगों ने, है ना, बहुत सारी हाइट्स निकालनी, मतलब निकालना सीख, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने साइन कॉस टैन कॉट सेकेंड कॉसेक ये सारी चीज़ें पढ़ी थी और इनके 0 से लगा के 90 डिग्रीज तक आपने एंगल भी निकाले थे, ठीक है। तो जनरली आपके एग्जाम में जो आता है वो सिर्फ साइन कॉस टैन पे ही आता है। अब वो आपसे साइन, है ना, या फिर कॉस या फिर टैन, इन तीनों पे ही आपसे वैल्यू पूछ लेगा 0 से लेके 90 तक। मतलब आपके क्वेश्चन में की वैल्यू 0 से लेके 90 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है तो आपसे नीचे के जो हैं टैन, कॉट और सेक, इनसे भी पूछ लेगा, ठीक है। तो वैसे जनरली जो है इन तीनों पे ही सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, बट अगर आपसे पूछ लिया तो आपको इन सब की भी वैल्यूज आनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि साइन कॉस टैन की 0 से लेकर 90 डिग्रीज पे वैल्यूज आपको आनी चाहिए। जनरली आपसे आपके क्वेश्चन में जो है 2 वैल्यूज ही पूछता है, या तो थीटा इज इक्वल टू आपको 30 डिग्री दिया होगा, 45 डिग्री होगा, या फिर 6 से ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। जनरली आपके में तीनों होते हैं और ऑब्वियसली आपको 90 डिग्रीज पे तो वैल्यूज आती ही है, ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट तीनों की वैल्यूज इन तीनों एंगल्स पे बता दूं, उसके बाद में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन में चीज़ें ऐड करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको साइन 30 की वैल्यू बता दूं, है ना। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। और साइन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 इज नथिंग बट 0, है ना। साइन 45 की वैल्यू जो आपकी आनी चाहिए दैट इज 1/√2। वैसे मैं कहना चाहूँ तो मोस्टली जो है आपसे टैन पे ही आप बनाते हो, टैन से ही आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। चलो 45 और 60 की भी निकाल लो। सो साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू आई थिंक सबको पता है ये सारी चीज़ें, बट एक बार मैं आपको रिकॉल कराने के पर्पज से लिख रही हूँ, ठीक है। साइन के बाद थोड़ा सा हम कॉस डिस्कस कर लेते हैं, फिर टैन, ठीक है। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 इज़ 1, आई थिंक सबको पता है। एंड कॉस 30 की वैल्यू उल्टा, मतलब कॉस साइन 60 की जो वैल्यू है वही कॉस 30, राइट। तो दिस इज √3/2। और किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 45 पता है, कॉस 45 भी सेम ही होता है। तो कॉस 45 इज अगेन 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू होती है दैट इज 1/√2, ओके, 1/2। अब एक बार टैन की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। हम क्योंकि हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 हर क्वेश्चन में यूज़ करने वाले, मोस्टली आपका जो इम्पोर्टेंट है वो टैन ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, टैन 0। तो टैन 0 की वैल्यू
0 ही आती है और tan 30 की वैल्यू इज 1/√3 एंड tan 45 सबसे आसान जो सबको याद रहती है 1 एंड tan 60 इज नथिंग बट √3 ना। आई थिंक इतनी सारी वैल्यूज ही आपको मतलब बस याद होनी चाहिए और सारा आपका चैप्टर खत्म। अच्छा, कुछ इसके एप्लीकेशन है जो मैंने आपको बताया कि आपको दो दो चीज़ें दी होंगी, या तो कभी भी आपसे हाइट के बारे में पूछ लेगा, है ना, या फिर आपसे कभी भी लेंथ पूछ लेगा, है ना, और कभी कभी आपसे एंगल भी पूछ लेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको किसी भी क्वेश्चन में दो चीज़ें पता होंगी, एक चीज़ अननोन होगी, तो आपको दो को यूज़ करके तीसरी चीज़। ओके, तो इतनी ही सारी चीज़ें। अब इससे पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में वो क्या क्या है ना। सबसे पहला चीज़ अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँ, सपोज आप यहाँ पे खड़े हुए हैं एक स्टेज पे, आपका नाम कुछ भी है ना, तो अगर यहाँ पे कोई है लड़का, ठीक है, कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे, बॉय या गर्ल कुछ भी। ओके, अब यहाँ पे कोई बिल्डिंग है आपके पास, सपोज ये रैंकर्स की ही बिल्डिंग है। ओके, ये बिल्डिंग है रैंकर्स की, है ना। अब आप यहाँ पे खड़े हैं और आप रैंकर्स की बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं। ओके, तो टॉप पे देखने के लिए मैं सपोज इसको थोड़ा बना देती हूँ, ये हमारा बेस है, दिस इज बेस। तो इस बेस पे इस बिल्डिंग को देखने के लिए आपको जो ये बेस मिल रहा है, इसको हम बेस को सपोज दिस इज ए एंड दिस इज ओके, इस वाले बेस को हम क्या बोलते हैं, ए बी को, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक तरीके से आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हो। और आपने ए जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है वो रैंकर्स के टॉप पे देख रहा है बिल्डिंग पे, तो जिस एंगल से वो देखता है ये वाला है ना, ये एंगल, एक तो एंगल है और इसको क्या बोलते हैं, एसी को, है ना। तो एसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ओके, तो ये जो एसी है वो लाइन ऑफ साइट है, और ये जो एंगल है हमारा है, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो बस तीन चीज़ें अभी के लिए फिलहाल। यहाँ पे कोई खड़ा है, वो ये सपोज मैंने एक रैंकर्स की बिल्डिंग बना दी, आपका कुछ भी हो सकता है, वो टावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने उस पर जो टॉप पे देख रहा है, तो जितना एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, इस वाले को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो हमारा जो देख रहे हैं हम जहाँ से, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। सिमिलरली सोचो कि अगर ये बंदा यहाँ पे खड़ा था और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और कोई बिल्डिंग थी, सपोज ये कोई सी भी बिल्डिंग है ना, अब इस बिल्डिंग पे अगर कोई खड़ा है ना, तो वो जो है आपको देख रहा है कि आप किसको देख रहे थे। ठीक है, तो वो भी जानना चाहेगा कि आप क्या देख रहे हैं। सपोज उसने आपको देखा, ठीक है, इस ऊपर वाली बिल्डिंग से जो बैठा था उसने आपको देखा, ठीक है, तो जो ऐसे आप एक ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, मतलब ये वाला बंदा इसको भी देखेगा। सपोज मैंने सेम हाइट की बना दी, है ना, तो अगर सेम हाइट की बना दी तो ये जिसको देखेगा, तो इसको फिर से हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये वाला बंदा जो जिस एंगल से इसको देखेगा, वाले एंगल का भी एक कुछ नाम होगा, है ना, तो सपोज हम नाम दे देते हैं, थोड़ा सा हटा दूं मैं, है ना। तो यहाँ से जो एंगल एक बनेगा, वाले एंगल का भी कुछ नाम होगा, सपोज दिस इज θ1, और इस वाले एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। सो अगर इसको मैंने नाम दे दिया θ1 एंड θ2, इस θ2 को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो बस ये चारों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। आप जहाँ पे नीचे खड़े होके टॉप पे देखते हैं, तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर टॉप से आपको कोई नीचे देखता है तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यही चार वर्ड्स आपके पूरे इंटायर चैप्टर में हर क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। हम बस इन्हीं चारों को यूज करके अपना पूरा काम करने वाले हैं। ओके, तो अब देखो ये वाला जो एंगल बन रहा था, आप देख पा रहे हैं क्या है कि तरीके से ये स्ट्रेट लाइन ही है, अब बनाने में वो हो गया। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये वाले जो एंगल है, ये वाला और ये वाला आप नाम दे दो। ठीक है, तो अब ये वाला θ1 है, ये वाला θ2, ये दोनों एंगल्स है। अब आपको हर क्वेश्चन में सेम ऐसे ही कहीं ये वाला बना होगा,
ग्राफ हो सकता है, या फिर ये वाला ग्राफ हो सकता है, या फिर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होगा, उन सबको यूज करके कहीं पे आपको हाइट निकालनी होगी, कहीं पे आपको लेंथ, है ना। सपोज ये आपसे कभी कभी हाइट भी पूछ लेगा और कभी कभी ये डिस्टेंस भी पूछेगा। अब हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, पहला क्या यहाँ से एप्लीकेशन, अब हम सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। साइन थीटा कहाँ पे यूज़ होगा, कॉस थीटा होगा। सपोज आपसे एंगल आपको पता है और आपको उसने हाइट दे दी है, तो आपसे बेस पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप tan थीटा लगाने वाले हो यहाँ पे। अगर आपको थीटा गिवन है ना, थीटा गिवन है और आपकी हाइट भी गिवन है, और आपसे पूछा क्या है, बेस। बेस निकालने के लिए ऑब्वियसली आप क्या यूज़ करने वाले हो, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा h डिवाइड बाई बी। तो फिर से आप क्या कर सकते हो, बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डिवाइड बाई tan थीटा, है ना। तो आप यही सारे फॉर्मूलेज यूज करने वाले हो। कहीं पे आपको हाइट पूछ लेगा, कहीं से एंगल पूछ लेगा, कभी भी आपसे जो हमारी नीचे वाली बेस है वो पूछ लेगा, ठीक है। तो हम यही सारी चीज़ें यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अब सारे क्वेश्चंस ही हैं 10-12 जितने भी हैं, ओके। कह रहा है ए पोल 6 मीटर हाइट, जिसकी हाइट है 6 मीटर, कास्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ओके। एक पोल है हमारे पास, है 6 मीटर, राइट। तो अब देखो, इसको एक बार बना लेते हैं हम लोग ग्राफिकली, यानी एक तरीके से आप देखा जाए, आपको उसने जो है हाइट दे दी है, ये कितनी है 6 मीटर, और हाइट कास्ट शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, जो इसकी शैडो पड़ रही है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2√3 मीटर। आपसे पूछा क्या है, देन द सन्स एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है एक तरीके से, मतलब आपको इस वाले पॉइंट से यहाँ तक के जो एंगल बन रहा है वो आपसे पूछा है, ओके। तो एंगल निकालने के लिए फिर से आप क्या कर सकते हो, आपको दो चीज़ें पता थी, हाइट और बेस पता है, तो एंगल निकालना है, तो आपको क्या करना है, tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ सीधा। कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट डिवाइड बाई बेस, है ना। हाइट कितना पता है आपको, हाइट इज 6 एंड बेस इज 2√3। क्या आप कैंसिल कर पाएंगे, सपोज इसका नाम भी दे दो, ये है ट्राइंगल ABC। अब आप बोल सकते हो इन ट्राइंगल ABC। अब आपको अगर ये निकालना है tan A, या फिर मैंने थीटा बोल दिया, सेम ही चीज़ है, तो 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यह आ जाएगा फाइनली √3। क्या मैंने अभी आपको बताया है कि tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, और किस पे √3 वैल्यू आती है, तो वो 60 डिग्री। आप सबको पता है जो हमारी जो एंगल वाली टेबल होती है 0 से 90 डिग्रीज वाली, है ना, 10 तक तो हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ओके। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया, विच इज़ नथिंग बट tan 60 डिग्री। तो आप कंपेयर कर दो, तो यहाँ से जो है थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, राइट। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर से सेम क्वेश्चन है ना। हर चीज़ में आपका जो अननोन चीज़ है वो डिफरेंट हो सकती है, बट करने का प्रोसीजर हर क्वेश्चन में सेम ही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, ओके। तो ये एक हाइट है और ये इसकी शैडो है, तो वो उसने आपसे बोला क्या है कि हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो हाइट है, इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो अगर ये शैडो को मैंने बेस बोल दिया है, तो आपके जो गिवन चीज़ है आपके क्वेश्चन में वो क्या है, हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो शैडो की लेंथ मैंने कितनी ले ली है, सपोज दिस इज बी, एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 टाइम्स हाइट, ये आपको दिया है ना। जो हमारी ये हाइट है, हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल, ये वाला जो है, इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। तो मैंने शैडो की लेंथ ले ली है, सपोज बी है, शैडो की लेंथ क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स एच, ये आपको गिवन कंडीशन है। पूछ रहा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, है ना। तो आपसे इसकी जो है एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे वो थीटा पूछ रहे हैं। तो फिर से आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसीजर लगाना है, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट डिवाइड बाई बेस, है ना। तो कितना आ जाएगा, हाइट एक तरीके से देखी जाए तो h ही है, और बेस की वैल्यू कितनी है √3h, मतलब आपके पास आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 किस पे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज पे ना। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। फाइनली जो आपका आंसर है, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्रीज, ओके। तो दिस इज योर आंसर 30 डिग्री। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार। आई थिंक आप समझ रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। जब आप ऊपर से किसी नीचे चीज़ को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है।
The angle of depression of a car standing on the ground from the top of a 75-meter high tower is 30 डिग्री। ठीक है, तो एक हमारे पास जो टावर है और इसकी लेंथ कितनी है 75 मीटर हाइट, ये इसकी हाइट है। The angle of depression of a car is standing on the ground, okay, standing, this is car standing on the ground from the top of a 75-meter high tower is 30 degree. The distance of the car from the base of the tower, मतलब आपसे इस बार बेस के बारे में पूछ रहा है और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तरीके से बोला है इसने 30 डिग्री। ओके, तो ये वाला एंगल बनता है जब ऊपर से आप नीचे देखते हो और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है उसके साथ जो एंगल आता है वो 30 डिग्रीज आता है। ओके, अब आप देखोगे ये वाला एंगल तो 90 डिग्रीज ही है। अब देखो ये वाला भी अगर पूरे एंगल की बात करूं तो ये वाला फिर से 90 डिग्री है ना? तो अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है पूरा और ये वाला 30 है तो ऑब्वियसली ये कितना बचेगा 60 डिग्रीज। ठीक है, और वैसे भी आप देख सकते हो कि जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल है वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ऐसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से, आपको सपोज आप यहाँ पे खड़े थे और ये रैंकर्स की बिल्डिंग मैंने बनाई थी। ठीक है, अब अगर आप ऐसे ऊपर देख रहे हैं या फिर ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ये वाला जितना भी एंगल आएगा सेम ये वाला एंगल, मतलब ये वाला अगर एंगल ऑफ एलिवेशन था और ये वाला अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो मतलब दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, राइट। तो ये वाला भी कितना आ जाएगा 30। और ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज। तो 90 ये है, 60 ये है, तो 150 हो गया, बचा कितना 30, तो 30 आ गया। ठीक है, अब आपसे उसने पूछा क्या था, इसकी जो लेंथ है ना ये पूछा है और हाइट ऑलरेडी आपको पता है कि 75 मीटर है। कुछ करने नहीं है आपको, यहाँ पे करना क्या था जनरली कि आपको एंगल ही फाइंड करना था। जैसे ही एंगल मिल गया फिर से आप tan थीटा लगाओगे और आपको बेस की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से फिर से सेम चीज़ है, tan थीटा दैट इज tan 30 डिग्रीज। तो tan 30 इज इक्वल टू हाइट इंटू बेस हो जाएगा। सो हाइट कितना है 75 और बेस है x जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आती है 1/√3 विच इज़ इक्वल टू 75 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर। ठीक है, तो ये भी आसानी था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजिशंस O1 एंड O2 रिस्पेक्टिवली ऑफ द ऑब्जेक्ट ए। अच्छा, आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ये हमारे पास जो भी टावर बोल रहे हैं या कुछ भी बोल दो आप, ये दो हैं और इन दोनों की हाइट आप देख पा रहे होंगे, दोनों की हाइट जो है वो सेम है। तो आपसे पूछा क्या है, हाँ, तो इसमें पूछा क्या है कि हमारे जो ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनेगा, है ना। तो यानी आपको एक तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है ना, और दूसरी चीज़ आप इसकी वैल्यू निकाल पाओ कि आपको ये पूरा एंगल दिया है 45 डिग्रीज। ओके, तो पहला काम क्या करना है, आपको पता है कि दोनों की आपको हाइट भी पता है। ओके, अब बस आपको निकालना कितना है, सिर्फ ये वाला एंगल निकालना और एक ये वाला एंगल, और आपको पता है कि ये भी 90 डिग्रीज है और ये भी 90। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि द ऑब्जर्विंग पोजिशंस फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजिशंस दैट इज O1 एंड O2 रिस्पेक्टिवली ऑफ द ऑब्जेक्ट ए। ओके, तो अब आप अगर ये बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें दैट इज O1AC, है ना, तो इन ट्राइंगल O1 क्या आप यहाँ से tan 45 की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। tan 45 तो कितना हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू ये पूरा कितना है h और नीचे कितना आ जाएगा, इसकी अगर मैं बात करूँ AC। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देखिए, अगर ये पूरा वाला एंगल नहीं, यहाँ पे 45 नहीं लगा सकते क्योंकि इस पूरे की वैल्यू आपको 45 पता थी, लेकिन आप तो O1AC की बात करें तो आप ये नहीं लगा सकते। बहुत सारे बच्चे इसको कर देंगे बट आपको ये करना ही नहीं था, ये वाला स्टेप भी नहीं लाना था। अब देखिए करना क्या था आपको, सीधे कुछ नहीं, बस आपको क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आती है क्या, है ना। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल में O1AC, तो सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्रीज, है ना, दैट इज O1 प्लस एंगल जो आएगा A और यहाँ से जो है प्लस एंगल C, इन तीनों का सम 180 डिग्रीज है। ओके, अब मैं इसकी बात करूं अगर O1AC, है ना, दैट इज O1AC कितना हो जाएगा 180 माइनस ये 90 डिग्रीज है और ये ऑलरेडी आपको पता है 60, तो कितना हो जाएगा ये 90 प्लस 60, मतलब ये कितना आ गया 30 डिग्रीज।
तो जिसकी हम बात कर रहे थे ना, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना आ चुका है अपने पास 30 डिग्रीज। ठीक है, तो जब ये पूरा टोटल एंगल 30 डिग्रीज है तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे? सो दैट इज 45 माइनस 30, तो कितना आ गया ये 45 माइनस 30 दैट इज 15, है ना। तो ये वाला एंगल आ गया 15 डिग्रीज। अब आपको करना क्या था, इस वाले की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर इस वाले की वैल्यू आपको निकालनी है तो फिर से आपको क्या करना है, कौन सा वाला ट्राइंगल लेना है, O2AB, है ना। तो इन ट्राइंगल O2AB वाले ट्राइंगल में फिर से आपको सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी लगानी है इस वाले ट्राइंगल में। तो फाइनली ये एंगल पता है आपको, ये एंगल पता है, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो एंगल O2 विल बी 180 और माइनस क्या करना है आपको 90 और 45, तो 90 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्रीज, फाइनली कितना आ जाएगा ये 45। तो आपसे बस यही वैल्यू पूछ रहा था। सबसे पहला काम आपको क्या करना था, मैंने इस वाले पूरे ट्रायंगल को लिया और आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्रीज था, ये 60 था, तो ऑब्वियसली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, वो कितना आ गया 30 डिग्री। मतलब आप कह सकते हैं कि O1 के अकॉर्डिंग, है ना, O1 के अकॉर्डिंग जो एंगल आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 30, है ना। O1 के अकॉर्डिंग 30 डिग्रीज आ रही है। और अगर आप O2 की बात करें, मतलब O2 में अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है O2, तो O2 के अकॉर्डिंग कितना आया इसकी वैल्यू AO2B, इसकी वैल्यू है 45। ठीक है, जो जो आपसे पूछा गया था उन सब की वैल्यूज आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टॉप्स ऑफ द टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y subtending on the ground, okay, standing on the ground subtend the angles of 30 degrees and 60 degrees respectively at the center of the line joining their feet, then अच्छा x और रेशियो y आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज थ्योरी एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि द टॉप्स ऑफ द टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, दो टावर हैं x और y, तो एक बार मैं इनकी हाइट लिख लेती हूँ दोनों की। सपोज दिस इज y एंड दिस इज x, दो टावर हैं और ऑब्वियसली वो ग्राउंड पे ही होंगे तो दोनों का बेस सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सबटेंड द एंगल ऑफ 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज रिस्पेक्टिवली, ओके, एट द सेंटर ऑफ द लाइन। ओके, ये जो लाइन का सेंटर है ना, वहाँ पे ये जो है 30 और 60 डिग्री बना रहे हैं। तो एक्स एंड वाई 30 एंड 60, ठीक है, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या आप? आपके पास दो बिल्डिंग है जिसकी एक की लेंथ है x और दूसरे की है y। ठीक है, दोनों की हाइट हमें पता है, तो जो x वाली बिल्डिंग है वो इन दोनों की जितनी डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट पे दोनों एंगल बना रहे हैं। इस वाले का एंगल है 30 डिग्री, इस वाले का एंगल कितना है। अब देखो आपसे पूछा क्या है, एट द सेंटर ऑफ द, इन दोनों का सेंटर पे है तो मतलब ये दोनों की सेम है। कह रहा है इनका रेशियो आपसे पूछ रहा है कि x रेशियो y की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब एक बार जरा हम इसको नाम दे देते हैं इन सबको। तो सपोज ये जो पॉइंट है दिस इज A, B, C, D एंड E। ओके, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब हम वन बाई वन एक एक ट्रायंगल लेने वाले हैं और जिससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल ABC में लगाते हैं हम, इन ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल AB tan 30 की वैल्यू निकालना एक बार, तो कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, दैट इज हाइट डिवाइड बाय बेस। तो x डिवाइड बाय, सपोज ये वाली लेंथ कुछ भी है BC ही ले लो, है ना, तो x डिवाइड बाई BC हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू सबको पता है कि 1/√3 होती है। ओके, तो 1/√3 करोगे यहाँ से तो BC कितना आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू √3x। तो दिस इज द इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट हम करने क्या वाले हैं, इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, दैट इज ट्रायंगल ECD। तो इन ट्रायंगल ECD, तो फिर से इस बार हम tan 60 लगाएंगे और tan 60 इज इक्वल टू हाइट डिवाइड बाय बेस। तो हाइट कितना है y और बेस कितना है CD, तो y डिवाइड बाय CD। सो tan 60 इज इक्वल टू √3, दैट इज y इज इक्वल टू √3 टाइम्स CD। सो दिस इज इक्वेशन 2। और आपको पता है ये BD जो था इसके सेंटर पे C लाई करता है, मतलब BC इज इक्वल टू CD, है ना। तो एज यू नो कि BC इज इक्वल टू C, यहाँ से आप बोल सकते हो कि BC और CD जब सेम है तो ऑब्वियसली आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दो यार। तो CD कितना हो जाएगा यहाँ से y डिवाइड बाई √3, दिस इज इक्वेशन 2, है ना। अब BC और CD सेम है तो दोनों को कंपेयर कर दो, दैट इज √3x इज इक्वल टू
y डिवाइड बाई √3। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो सारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है, दैट इज y इज इक्वल टू 3x, और यू कैन से x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 1/3। मतलब आपसे x रेशियो y पूछा था तो कितना आ गया है, रेशियो 3। ठीक है, तो ये भी आसान था। CBSE दिल्ली का जो सेट 1 2 3 में था 2015 में ये पूछा गया था क्वेश्चन। बस आपको अगर लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ आ जाती है और आपको चारों चीज़ें क्लियर हैं, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, ये सारी चीज़ें, हाइट क्या है, बेस क्या है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 40 मीटर अबव द वाटर, the angle of depression of a small boat is 60 degrees and how far the boat is from the base of the lighthouse। अच्छा, एक लाइट हाउस है, ठीक है, सपोज ये है ना, और 40 मीटर अबव द वाटर, from the top of lighthouse 40 meter above the water, the angle of depression of a small boat is 60 degree। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको हाइट पता होनी चाहिए, हाइट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और जो हमारी लाइन ऑफ साइट से उससे जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ये कितना बन रहा है 60 डिग्रीज यहाँ से, और ये तो ऑब्वियसली 90 डिग्रीज है। और हाइट कितनी पता है आपको, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 40 मीटर अबव द वाटर, तो इसकी जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी 40 मीटर। ऑब्वियसली जो हमारी बोट है और इस जो ये इसका नाम क्या है हमारे पास, लाइट हाउस, इन दोनों का बेस तो सेम होगा। तो अगर ये लाइट हाउस है ना, लाइट हाउस, और ये बोट है, तो दोनों का जो बेस होगा वो तो सेम ही होगा। और आपको पता है इसकी हाइट 40 मीटर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है ना। और आपसे पूछा क्या है हाउ, अच्छा ओके, तो जो लाइट हाउस है और जो बोट है इन दोनों के बीच की आपसे डिस्टेंस पूछी। ठीक है, तो फिर से आपको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला एंगल आपको पता चल जाए। ठीक है, तो फिर से आपको पता है ये दोनों इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये वाला भी 60 हो जाएगा, है ना। जैसे ये 60 मिल गया फिर से आपको tan 60 लगाना है फॉर्मूला और ख़त्म सब। tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो ये कितना है 40 डिवाइड बाई एक्स, तो 40 डिवाइड बाई एक्स, और आपको पता है कि tan 60 इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू दैट इज जो डिस्टेंस है हमारी लाइट हाउस के बेस से बोट तक की, वो डिस्टेंस कितनी आ गई है यहाँ से, x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई रूट, और का यूनिट क्या है मीटर। ठीक है, तो बस अगर आपसे ग्राफ बन गया है तो क्वेश्चन वहीं पे आधा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई टॉवर द मैन ऑब्जर्व्स 2 cars on the opposite sides of the tower and in straight line with the base of the tower with angles of depression। अच्छा, आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 cars। आपसे पूछ रहा है कि कार के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ओके, तो एक आपके पास टॉवर है जिसकी हाइट है 120 मीटर और 2 कार्स हैं। ठीक है, सपोज दिस इज C1 एंड दिस इज C2। अब क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 120 मीटर हाई टॉवर ए मैन ऑब्जर्व, अच्छा यहाँ पे एक कोई मैन है, ऑब्जर्व 2 कार्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द टॉवर, मैंने दोनों ऑपोजिट साइड्स में बनाई है कार, एंड इन स्ट्रेट लाइन विद द बेस ऑफ द टॉवर with the angle of depression is 60 degrees and 45 degrees। तो अगर इसका है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला अगर 60 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी 60 हो जाएगा, है ना। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बोल रहा है 30, तो अगर ये वाला 30 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी वो आपसे पूछ रहा है। तो सपोज दिस इज x एंड दिस इज y मीटर, है ना। अब आपको करना क्या है, आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, दैट इज सम ऑफ, या फिर ऐसे बोल सकते हो डिस्टेंस बिटवीन कार 1 एंड कार 2। ठीक है, तो फिर से आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो फिर से आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, tan 60, है ना। तो अगर इसका नाम दे दो आप, दिस इज A, C1, ये B, है ना। तो इन ट्राइंगल A, C1 एंड B। ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना है, tan 60 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 60 कितना हो जाएगा,
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज 120 डिवाइड बाय एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिवाइड बाय √3। सो दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली आपको दूसरे वाले ट्रायंगल में देखना है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में फिर से कौन सा नाम है इसका ABC2। तो इन ट्रायंगल ABC2 कितना आ जाएगा tan 30 डिग्रीज, राइट। अच्छा 60 और 45 है तो वहाँ पे भी 45 कर लेते हैं हम, 1 मिनट। दिस इज 45 ना, ये हो जाएगा 45 डिग्रीज और ये वाला भी 45 है। तो फिर से आपको यहाँ पे tan 45 लगाना है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज 120 डिवाइड बाय y। तो इस वाले इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, दूसरे वाले से y की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड करना है। तो tan 45 इज 1 दैट इज y इज इक्वल टू 120। तो ये आ गई है 2। अब आपको करना क्या था, सम पूछ रहा था या फिर आप कह सकते हो दोनों कार्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा था। तो डिस्टेंस कितनी है x प्लस वाई, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, है ना। तो x प्लस वाई दैट इज 120 प्लस 120 डिवाइड बाई √3। तो आप क्या करो, यहाँ से 120 कॉमन ले लो और कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई √3, है ना। दैट इज 120 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई, और ये मीटर, है ना। आई थिंक आपको क्लियर है चीज़ें, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना था, डायग्राम बन जाता। तो यहाँ से आप फिर से tan का फॉर्मूला लगा के यहाँ से बेस निकाल लो, यहाँ से बेस निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। नेक्स्ट क्या है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8, ऑन ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ ए टॉवर। अच्छा एक स्ट्रेट लाइन है जो टॉवर के फुट से पास करती है। 2 पॉइंट्स C and D आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 60 मीटर फ्रॉम द फुट रिस्पेक्टिवली। अच्छा एक हमारे पास जो टॉवर है और टॉवर से 4 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे C और D पॉइंट्स हैं। तो सपोज ये C है पॉइंट और ये कितना है 4 मीटर दूर है, 4 मीटर, ओके। और जो पॉइंट D है वो कितनी 16 मीटर दूर है। सपोज दिस इज पॉइंट D, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है वो पूरी कितनी है 16 मीटर। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पुट रिस्पेक्टिवली इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C and D ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो अब आपको पता है कि अगर एंगल्स, एंगल θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दोनों का सम है जो 90 डिग्रीज हो जाएगा, दैट इज θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। और यू कैन से कि θ2 विल बी इक्वल टू 90 θ1। तो बस आपको इतना सा छोटी सी ये जो थी चीज़ पता होनी थी और आपका क्वेश्चन वहीं पे ख़त्म था, है ना। तो पहला वाला अगर बना रहा है कितना, सपोज ये थीटा बना रहा है θ1 और दूसरा वाला बना रहा है θ2, है ना। तो आपसे पूछा क्या है उन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ओके। टॉवर की आपसे हाइट पूछी है और आपको 2 ट्रायंगल पता है, ऑब्वियसली आपको 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, दोनों से h की वैल्यू कंपेयर करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं थोड़ा सा, 1 मिनट, तो दिस इज A एंड दिस इज, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। तो बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है, ADB, है ना। तो इन ट्रायंगल ADB, तो इस वाले ट्रायंगल से सबसे पहले आपको हाइट ही निकालनी थी, तो आप लगा सकते हो tan θ2, और θ2 की वैल्यू कितनी है 90 माइनस θ1, है ना। तो tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस θ1। और आई थिंक आपको पता है tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, तो वो cot थीटा आती है, ठीक है। तो tan 90 माइनस θ1 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इज h एंड बेस की कितनी है k, ओके। तो h डिवाइड बाई 16 आ जाएगा। और आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो cot θ1 की वैल्यू आ गई है h बाई 6, ठीक है। तो अब आप क्या करो यहाँ से, दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे, दैट इज इन ट्रायंगल ACB, है ना। तो इन ट्रायंगल ACB फिर से आपको फॉर्मूला लगाना है, दैट इज tan θ1 का। tan θ1 की वैल्यू जब लगाओगे यहाँ पे tan θ1, सो अगेन हाइट डिवाइड बाई बेस, तो h डिवाइड बाई 4, h डिवाइड बाई 4। और आपको पता है यहाँ से क्या, आप यहाँ से या फिर इसको कॉट में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो आपको इतना पता है क्या कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई tan थीटा। आई थिंक आप जानते हैं कि cot थीटा का उल्टा tan थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप tan θ1 की जगह पे cot थीटा रख सकते हैं 1 बाई cot थीटा, दैट इज
1/cot θ1 इज इक्वल टू h/4। ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई है आप बताओगे क्या? h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/cot1। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पीछे से पता था कि cot θ1 की वैल्यू कितनी आ रही है, सो h/16 है ना। तो cot θ1 इज इक्वल टू h/16। आप ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे रखेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/cot θ इज h/16। ये तो ऊपर चला जाएगा और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 64। यहाँ से जैसे आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना 64 का, दैट इज h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64। और आपको पता है कि जो हाइट है हमेशा वो पॉजिटिव आती है, नेगेटिव होगी नहीं। और ऑब्वियसली स्क्वायर रूट लगा है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर, है ना। तो जो हमारे पास टॉवर था उसकी हाइट कितनी आ चुकी है? 8 मीटर। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप which is 10 meter above water level observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degrees and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. Okay, find the distance of the hill from the ship and the height of the hill, है ना। यहाँ पे आपसे दो चीज़ें पूछी हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? आपको ग्राफ बनाना ही आना चाहिए। जैसे ही ग्राफ बन जाएगा आपका आधा क्वेश्चन वही। ठीक है, तो मैं अब फिर से बना लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल। ओके, तो यहाँ से सपोज ये हमारा वाटर लेवल है और यहाँ से 10 मीटर अबव जो है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ऑब्जर्व मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप इज 10 मीटर अबव वाटर लेवल ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल इज 60 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बनाया एक कोई हिल है, ठीक है, और ये वाली भी हाइट कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। कि ये दोनों 10 मीटर हैं, दोनों की हाइट। तो अब देखो, आपको क्या पता था? यहाँ पे एक बोट है और ये पूरा हिल है ना। अब बोट और हिल के बीच की आपसे डिस्टेंस पूछिए, सपोज ये वाली है x मीटर और जो इसकी जिस हाइट पे वो बैठा हुआ है इंसान, उसकी वो कितना? 10 मीटर की हाइट पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बेस को सेम करने के लिए 10 मीटर को अलग कर दिया। उसके बाद मैंने पूरी हिल की हाइट आपसे पूछी है, दैट इज आपसे h+10 की वैल्यू पूछ रहा है, कितना आएगा? तो उसके लिए आपको h निकालना पड़ेगा। तो h निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पता था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर पता है तो इस वाले की अगर आपको बेस निकालना है तो ऑब्वियसली ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल कितना आएगा? 30, है ना। कैसे? क्योंकि ये दोनों जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो सेम हो गए। ऐसे भी समझ नहीं आता तो ये पूरा 90 डिग्रीज है, तो ये वाला फाइनली कितना बचेगा? 60, और ये ऑलरेडी 90 डिग्रीज है ना। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो फाइनल आपको पता मिल जाएगा कि ये वाली इसकी एंगल कितनी, एंगल की वैल्यू है 30 डिग्रीज, है ना। तो अब अगर आप tan 30 लगाओगे कौन से वाले ट्राइंगल में, अगर इसका नाम रख दूँ मैं, सपोज दिस इज ए सी डी एंड ई। ओके, तो ये कौन सा ट्राइंगल है? ABC। तो इन ट्राइंगल ABC, इसमें अगर मैं tan 30 की वैल्यू निकालती हूँ तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट इज 10 डिवाइड बाय x, है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/√3 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई एक्स। तो फाइनली x की वैल्यू जो है वो आ गई 10√3। मतलब आपसे जो डिस्टेंस पूछी थी बोट और हिल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10√3 मीटर, है ना। आप यहाँ से भी बोल सकते। नेक्स्ट क्या पूछा था आपसे? पूरे जो हिल है उसकी हाइट क्या है? तो ऑब्वियसली अगर ये 10 है तो इसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। फिर से आप tan 60 लगाओ इन ट्राइंगल EDC। तो इन ट्राइंगल EDC DC, सो tan 60 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो tan 60 इज नथिंग बट h डिवाइड बाई एक्स। तो दिस इज h डिवाइड बाई एक्स, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इज इक्वल टू h डिवाइड बाई एक्स। तो फाइनली जो x की वैल्यू है आपको पता है, दैट इज 10√3। तो यहाँ पे रख दूँ, दैट इज h इज इक्वल टू √3x, है ना। और x की वैल्यू कितनी है? 10√3। सो फाइनली कितना आ जाएगा? 30, है ना। तो जो पूरा हिल की हाइट है वो कितनी है? 30 मीटर, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है? 10√3 मीटर। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। द टू, अच्छा, पाम ट्रीज हैं आपके पास, आर ऑफ इक्वल हाइट्स, है ना। तो जो है पाम ट्रीज हैं दोनों की हाइट जो है सेम है,
मतलब जितनी हाइट का ये है उतनी ही हाइट का ये वाला भी पेड़, और ऑब्वियसली दोनों का जो बेस है वो भी सेम ही होगा ना, बेस पे होंगे, सेम बेस पे। स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ओके, द टू palm trees are of equal height and are standing opposite to each other on either side of the river। अच्छा है ना, एक रिवर है उसके दोनों साइड पे है वो दोनों, विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो जो ये रिवर है उसकी जो विड्थ की बात करूँ मैं वो कितना है, 80 मीटर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ओ बिटवीन देम, फ्रॉम ए पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रीज आर 60 एंड 30 डिग्री, ठीक है। ये कह क्या रहा है, बिटवीन देम, उनके बीच में एक कोई पॉइंट है अपने पास और उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी पता है 30 एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो एक बार मैं इसको बना दूं, दिस सपोज दिस इज 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्रीज, ओके। तो सपोज दिस इज T1 है, दैट इज T1 एंड दिस इज T2, और ये वाला जो पॉइंट O है ना बीच में, ये वाला, ये पॉइंट O है। तो आपसे पूछा है कि मुझे इन दोनों ट्रीज की हाइट बता दो, ऑब्वियसली सेम ही है तो आपको एक h की वैल्यू निकालनी है। दूसरा कह रहा है कि जो ये पॉइंट O है उससे ट्रीज के बीच की डिस्टेंस बता दो, है ना। तो सपोज अगर मैंने इसको मान लिया कि दिस इज डिस्टेंस x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स, ऑब्वियसली सबको पता है क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 80 मीटर। अगर ये वाली डिस्टेंस x हो जाएगी तो ये वाली 80 माइनस, ओके। अब आपको करना क्या है, h निकालने के लिए सबसे पहला काम इस वाले एंगल में आ जाओ, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। तो इसका भी नाम कुछ रख दो, सपोज दिस इज A T1O और ये है B, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AT1O, इन ट्राइंगल AT1O, है ना। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो कितने आ जाएंगे, tan 30 लगाओ, है ना। तो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू हाइट डिवाइड बाई, और बेस कितना है सबको पता है x, मैंने x लिया है, ओके। तो यहाँ से आपसे उसने ये भी पूछा था, x भी पूछा है और हाइट भी पूछी है, तो दोनों चीज़ें ही अननोन है, तो हम किसी में भी क्वेश्चन बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो x की वैल्यू यू नो कि tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 विच इज इक्वल टू h, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3h। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में जाओ, दैट इज BT2O, तो इन ट्राइंगल BT2, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, तो हम tan 60 यूज करने वाले हैं यहाँ पे। सो tan 60 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स, है ना, हाइट यानी h, तो हाइट डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स, और tan 60 की वैल्यू कितनी आती है, √3, दैट इज h विल बी इक्वल टू √3 80 माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या आप दोनों इक्वेशन को यूज करके h और x की वैल्यू निकाल सकते हो, सो यस। आप क्या करो, x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, है ना। तो फाइनली कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू √3h है, x इज इक्वल टू √3, और दूसरा आपको पता है h इज इक्वल टू √3, और नीचे कितना बचेगा, 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, दैट इज h इज इक्वल टू √3 और 80 माइनस एक्स इज, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो h हो जाएगा 80 और माइनस ऑफ 3h, मैंने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई करवा दिया पूरे ब्रैकेट को। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, दैट इज h प्लस 3 इज इक्वल टू 80√3। तो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लें क्या, tan 30 मैंने निकाला तो h बाई एक्स आ गया, है ना। तो tan 30 इज 1/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, √3h, ओके। tan 60 दैट इज h डिवाइड बाई 80 माइनस एक्स, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आती है, √3, तो कितना हो जाएगा, h की वैल्यू √3 टाइम्स दिस। तो x की वैल्यू एक बार पता है आपको √3h और h की वैल्यू है √3 80 माइनस एक्स, ओके। तो √3 80 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, x इज इक्वल टू √3h है, यहाँ पे आ गया। अब हम करने क्या वाले हैं, √3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 80√3 माइनस ऑफ 3h हो गया, तो 4h इज इक्वल टू कितना आ गया, 80√3, मतलब जो अपने पास हाइट है वो कितना आ गया है, 20√3, ओके। हाइट मिल गया है। अब आपको करना क्या था, x की वैल्यू भी निकालनी है,
x कितना आ जाएगा यहाँ, दैट इज अगर मैं x की वैल्यू क्या है यहाँ से OT1 है ना, जस्ट अ मिनट, OT1 इसकी वैल्यू पूछ रहा था ना, तो OT1 की वैल्यू x मतलब इस वाले पॉइंट की वैल्यू पहले वाले पेड़ के साथ जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, दैट इज OT1। तो OT1 इज इक्वल टू x है ना, तो x और x की वैल्यू कितनी है, √3 टाइम्स है, दैट इज √3 इंटू 20√3। इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, √3 इंटू 3 विल बी 3 और 20 इंटू 3 दैट इज 60 मीटर। तो ये कितना आ गया, एक की डिस्टेंस आ गई 60 मीटर। और अगर OT2 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगा, तब आपसे पूछा गया है 80 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आई है 60 मीटर, फाइनली 80 माइनस 60 दैट इज 20। सारे क्वेश्चंस आई थिंक बच्चों से तो सारे क्वेश्चंस हो ही जा रहे होंगे, मतलब कुछ है ही सारे क्वेश्चंस में। और पूछे कैसे कैसे गए, CBSE SQP जो हमारा 2021 में हुआ था, तो मतलब सारे क्वेश्चंस जितने भी आप देख पा रहे होंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। तो सारे क्वेश्चंस डायग्राम पे भी बेस्ड रहे और सारे टैन से ही खत्म हो जा रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग साइन और कॉस भी यूज नहीं कर रहे हैं ना। तो आपने देखा होगा यहाँ तक कि 10 क्वेश्चंस में सारे फॉर्मूलेस, मतलब सिर्फ tan 30, tan 60, 45 इन तीनों की वैल्यू आपको आनी चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम आना चाहिए। इन दोनों को यूज करके जितनी भी कंडीशंस बन रही हैं आप अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। और उसने ये बोला है कि यूज़ √3 इज इक्वल टू 1.73, तो आप वो भी यूज़ कर सकते थे। इनफैक्ट आपको ज़रूरत कर लो यहाँ पे अगर यूज़ करना है तो 20 इंटू 1.73, तो जो भी है ये हाइट भी आ जाए। तो तीन चीज़ें पूछी थी, एक ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो एक और ये क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद आपको हम एक दो क्वेश्चंस दे रहे हैं वो आप ट्राई करिएगा खुद। ठीक है, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 50 meter high as observed from the top of a tower are 30 and okay। तो हमारे पास एक जो है बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 50 मीटर। ठीक है, सो बिल्डिंग की हाइट है 50 मीटर हाई एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर आर 30 and 60। ये टॉवर है हमारे पास, ऑब्वियसली टॉवर और जो बिल्डिंग है दोनों का बेस सेम होगा। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of a building 50 meter high as observed from the top of tower are 30। तो ये वाला जो है ये कितना है 30। ठीक है, ये वाला पूरा कितना है 60 डिग्री। और ये बात किसकी हो रही है, एंगल ऑफ, observe the angle of depression okay of the top and bottom of a building 50 meter high as observed from the top of tower। ओके, अब ऐसे देखो आप, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि एक ये वाला एंगल जो बना रहा है ये पूरा कितना है 30 डिग्रीज है ना। और इस पूरे की बात करूं अगर मैं, तो ये वाला पूरा कितना है 60 डिग्रीज, मतलब ये वाला पूरा हमारे पास है 60 डिग्रीज और ये वाला है 30। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर है, मतलब जो भी डिप्रेशन में बनता है उसका नीचे वाला जो है वो सेम ही आता है। तो ये वाला 30 हो जाएगा, ये वाला 60। पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। मतलब आपसे ये पूछ रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस और ये टोटल हाइट है ना, यानी आपसे 50 प्लस h की भी वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर से आई थिंक मैंने 2-3 क्वेश्चन सेम एज इट इज कर दिए हैं, जहाँ पे आपको दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग लेना है और सिंप्लीफाई करना है, वहीं से आपका आधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मैं एक ये क्वेश्चन कर रही हूँ, आपको 2-3 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी, आप खुद ट्राई करिएगा उनको। ठीक है, तो पहला क्या करना है, इस वाले ट्रायंगल में देखो tan 60 लगाना एक बार, या फिर इसमें ही लगा दो आप। ये x है तो ये वाला भी x हो जाएगा फाइनली। तो tan 30 लगाएंगे कितना आ जाएगा tan 30। अब इस वाले में अगर मैं tan 30 लगाऊं तो कितना हो जाएगा h डिवाइड बाई एक्स, और आपको पता है कि tan 30 इज 1/√3, तो h इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, इस वाले में लगा दो एक बार tan 60, तो tan 60 कितना हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में tan 60 लगाएंगे तो tan 60 कितना हो जाएगा, हाइट डिवाइड बाई एक्स दैट इज h प्लस 50 डिवाइड बाई एक्स। तो tan 60 की वैल्यू आती है √3 इज इक्वल टू h प्लस 50 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी h√3। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो h√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3h इज इक्वल टू h प्लस 50। तो फाइनली 2h इज इक्वल टू कितना आ गया 50 और यहाँ से h की वैल्यू आ गई है 25।
ठीक है, तो आई थिंक हाइट आपको मिल चुकी है 25 मीटर, जो कि ये है। अब टोटल अगर मुझे टॉवर की हाइट बतानी है तो कितना आ जाएगा, 50 + x। सो टोटल हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टॉवर, तो हाइट ऑफ टॉवर कितना हो जाएगा, h + 50 कर दो, h + 50 दैट इज 25 + 50, फाइनली कितना हो जाएगा, 70 यानी 75 मीटर। ये आ गया। अब आपसे पूछा था कि जो हमारी बिल्डिंग है और टावर की हाइट है उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आपको पता है डिस्टेंस है x, और x क्या है, √3h। x इज इक्वल टू √3h, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। तो अब आपको यहाँ से h की वैल्यू पता है, तो h की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो h की वैल्यू है 25, कितना हो जाएगा, 25 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 11, 12, ये आप एक बार खुद ट्राई करिएगा, है ना, सारे क्वेश्चन, है ना। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर आर 45 and 60 degrees respectively above of 20 meter high building, find the height of the tower। क्या आप इसका डायग्राम बना लेंगे, सेम जैसे मैंने अभी तक 2-3 डायग्राम बनाए हैं जिनकी आपको नीचे की हाइट दी रहती है, फिर एक बड़ा सा टावर होगा, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा, फिर आप निकालते हो, सेम एज इट इज। 2 बार आपको ट्रायंगल एज्यूम करना है और सिंप्लीफाई करना है। ये CBSE दिल्ली, है ना, इनमें पूछा गया था 2 जगह पे। तो फिर से बना लो, इसका मैं फिगर बना रही हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ टावर आर 45 and 60। ये एक टावर है और ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है। 2 एंगल आपको पता है कौन कौन से एंगल है, 45 and 60। ठीक है, तो ये एक 60 डिग्रीज है और एक ये जो एंगल है वो कितना बना रहा है, 45 डिग्रीज। ये पूरा टावर है और ग्राउंड पे एक पॉइंट पता है, वहां से बन रहे हैं, है ना, रिस्पेक्टिवली अबव ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। और ये बिल्डिंग जो है वो कितनी है, 20 मीटर हाई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग थी, यहाँ से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो 2 बन रहे थे, फिर से पढ़ रही हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower are 45 and 60 degrees respectively above of height 20 meter high building। समझ पा रहे हैं क्या, इसकी जो हाइट है बिल्डिंग की वो क्या कह रहा है कि the angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degrees after a flight। अच्छा, इसका मैं डायग्राम बना दूं क्या, आप खुद से ट्राई करना। जैसे डायग्राम बन गया, फिर से आपको tan के फॉर्मूलेज ही लगाने हैं और जो भी पूछ रहा है आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई एरोप्लेन है और ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्रीज का है, 60 डिग्रीज। ठीक है, ये कोई पॉइंट है और ये हमारे पास एरोप्लेन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली एंगल कुछ कम हो गया है, देख पा रहे हैं क्या आप, एंगल कुछ कम हो गया है। ठीक है, अब ये एंगल कितना हो गया है, 30 डिग्रीज। इफ द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3000 √3 मीटर। कहने का मतलब है इसकी जो हाइट जब पहले थी वही हाइट सेम है ना, और इसकी हाइट कितनी है, 3000 मीटर। अब इसका अगर पॉइंट चेंज हो गया है A डैश, है ना, तो और टाइम जो हमारा लगा है वो कितना है, आफ्टर 30 सेकेंड्स the angle of elevation becomes 30 degree if the airplane is flying at a constant height of 30 meter, find the speed of the aeroplane। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ये आपको फॉर्मूला आता है क्या, आपसे स्पीड पूछ रहा है और आपसे डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस भी आपको पता है क्या, डिस्टेंस और टाइम 30 सेकेंड्स ये भी दिया है और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये भी आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको ये हाइट पता है, ये हाइट पता है क्या है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो पूरी आपको डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है वो डिस्टेंस निकालनी है। उसके बाद आपको करना क्या, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ऑलरेडी पता है, तो आपको यहाँ से स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं है इस वाले क्वेश्चन में भी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर से एक कोई क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट लेना, इसको भी सॉल्व करना। डायग्राम में इसका फिर से बना देती हूँ। अमित स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन
एंड ए बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम हिम एट ए एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 30 मीटर हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका ग्राफ आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। जैसे मैंने 3-4 क्वेश्चंस कराए हैं, सेम उन्हीं पैटर्न पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करोगे, है ना। 15 क्या कह रहा है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower is 30 degree and that of top of the flag staff fixed on the top of tower is 45 degrees. If the length of flag staff is this, find the height. कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिर से इसका आप ग्राफ बनाइए, है ना। जैसे ही ग्राफ बन जाए आप सॉल्व कर सकते हो एज इट इज। जितने भी मतलब आपको कितना चेंज करके देगा क्वेश्चन, उसका डायग्राम, मतलब डायग्राम ही तो चेंज हो सकता है ना, करने की जो हमारी तरीके हैं वो थोड़े चेंज होंगे ना। जैसे आप डायग्राम बना लोगे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप ट्राई करिए। शायद एक और क्वेश्चन है क्या, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको भी ट्राई करिएगा, ठीक है। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं, और यही 16 ही क्वेश्चंस थे, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करो। इतने सही क्वेश्चन है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस की 5 तो क्वेश्चन पूछता है, 4-5 क्वेश्चन। तो 4-5 क्वेश्चन में आई थिंक आप 5 ही कर लोगे अगर आपको 4-5 आ गए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये खत्म होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें बस इतना ही है, आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, कभी बेस निकालना पड़ेगा, एंगल दिया होगा तो एंगल कभी पूछ लेगा, है ना। बस इतनी ही चीज़ें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।